जितने भी सभी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भूगोल का जो है ये प्रश्न है। और मैं रोज़ 7 बजे और 9 बजे लाइव आता हूँ। और अब करंट अफेयर्स के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही मैं कुछ इस पर शुरू करूँ। देखिए, अरे यार, हाँ तो आप लोग से शिकायत है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाते और न करते हैं, देखते हैं लेकिन आप लोग करते नहीं हो उसको। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग का चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार से चूँकि मैंने नई तरीके से शुरुआत करी है तो थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप हम मेरा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते, कोई बकवासबाजी नहीं, सीधे टू द पॉइंट काम करेंगे आकर के, सीधे टू द पॉइंट आकर काम करेंगे। ये टेक्नोलॉजी का ना बड़ा ये है, लोचा है कि सही ढंग से अगर काम नहीं करे तो दिक्कत हो जाती है। ये है, चलिए मेरे हिसाब से अब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। चलिए इसको अब देखते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा नए नए तरीके से शुरू करने में क्या होता है ना कि तकनीकी का थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, आप केवल आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आपको दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बताएं, हम और अपने आप को इन्हांस करेंगे, अपने आप को और जो है आपके लाइक प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, है ना, सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पहला कथन है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। तीसरा कथन है कि चंद्रमा का 57% यानी कि 57% भाग ही दिखाई पड़ता है। और ऑप्शन 4 है कि पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है। इसमें से आपको सत्य कथन चुनना है। इसमें सत्य कथन क्या है? देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। अभी हाल में हम लोगों ने क्या भेजा है, तो आदित्य L1 जो हमने सैटेलाइट भेजा है वो सूर्य के अध्ययन के लिए ही भेजा है। सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्य में क्या अध्ययन करेगा, तो ये अध्ययन करेगा सोलर फ्लेयर को, जो सूर्य में जो लपटें निकलती है ना, सोलर फ्लेयर है ना, सूर्य की लपटें, इसका अध्ययन करेगा ये। और ये जो है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। 15 लाख किलोमीटर दूरी पर आदित्य L1 को हमने स्थापित किया है। ठीक है, आदित्य L1 को स्थापित किया है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक, आगे कहता है चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। और चंद्रमा का 57% भाग ही बिल्कुल दिखाई पड़ता है, पूरी चंद्रमा हमको दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी हमने जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा था, आपने देखा कि चंद्रमा का साउथ पोल कभी दिखता नहीं है, तो चंद्रमा का 57% ही दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है। और पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है, बिल्कुल। हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पे लाइफ संभव है, वो है पृथ्वी। क्लियर है? तो इसमें चारों सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही इसका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित कथन का चयन कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में जो प्रचलित कथन है उसका आप चयन कीजिए कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक, अब देखिए, हाँ, पहला पॉइंट कहता है कि पृथ्वी की आकृति जियाड है। जियाड
बिल्कुल ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, लेकिन यहाँ पर है कि पृथ्वी की आकृति जियाड है। दूसरा है कि पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक है। तीसरा है कि विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। और चौथा है कि विषुवत रेखा पर कोई मौसम नहीं होता। फिर से एक बार पढ़िए कि पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित कथन कौन है और सत्य कौन है, इसको चुनना है आपको। तो पहला है कि पृथ्वी की आकृति जियाड है। दूसरा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक है। और तीसरा कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। और चौथा कि विषुवत रेखा पर कोई मौसम नहीं होता। इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, पृथ्वी की आकृति जियाड है, बिल्कुल। जियाड का मतलब क्या होता है? ये जो जियाड है इसको कहते हैं लध्वक्ष गोलाव। लध्वक्ष गोलाव, लध्वक्ष गोलाव, पृथ्वी की आकृति लध्वक्ष गोलाव है, फिर अंग्रेजी में इसको हम जियाड के तरीके से बोलते हैं। देखिए, लध्वक्ष गोलाव का मतलब होता है कि वैसा गोला जिसका ध्रुव चपटा हो और बीच का भाग उभरा हुआ हो, इसे हम लध्वक्ष गोलाव बोलते हैं। पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है, लध्वक्ष गोलाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक है। ध्रुवीय व्यास का मतलब क्या हुआ? ये पृथ्वी है, ये जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो चारों तरफ हो गया जो, और ये हो गया पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से अधिक नहीं है, कम है। कम इसलिए है, देखिए ध्रुव जो है, दोनों ध्रुव के जो व्यास हैं वो है 12,714 किलोमीटर, और विषुवतीय व्यास है वो है 12,757 किलोमीटर। तो अगर हम ध्रुवीय व्यास में से, ये हो गया ध्रुवीय व्यास और ये हो गया विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास, तो विषुवतीय व्यास में से ध्रुवीय व्यास को घटा देते हैं तो 43 किलोमीटर अधिक हो जाता है। कौन? तो विषुवतीय व्यास, ये वाला व्यास। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये जो है पृथ्वी है, ये ध्रुवीय व्यास, ये विषुवतीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास जो है यानी कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर, और विषुवतीय व्यास है 12,757 किलोमीटर। इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो हमको 43 किलोमीटर मिल जाता है, यानी कि विषुवतीय व्यास जो है वो ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है। 43 किलोमीटर अधिक है ये विषुवतीय व्यास। तो यहाँ पे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक है, ये आंसर ये जो है गलत है, ऑप्शन। दूसरा है कि विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, बिल्कुल कम होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बिल्कुल कम होता है, और कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अपकेंद्रीय बल लगता है, जो पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, इसलिए विषुवतीय रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। यही कारण है कि जितने भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, है ना, जितने भी जो सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होता है वो विषुवत रेखा के नज़दीक से ही लॉन्च होता है। ठीक है, जितना विषुवत रेखा के नज़दीक होगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा और सैटेलाइट को ऊपर जाने में आसानी होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कम काम करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा। अगला ये है कि विषुवत रेखा पर कोई मौसम नहीं होता। देखिए, विषुवत रेखा पर बिल्कुल कोई मौसम नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सालों भर एक ही मौसम होता है, सालों भर यहाँ पर तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होने के कारण बाष्पीकरण अधिक होता है, और बाष्पीकरण अधिक होने के कारण वर्षण अधिक होता है। और यही कारण है कि जितने भी जंगल आपको दिखेंगे, हॉट स्पॉट दिखेंगे, बहुत घनघोर जंगल आपको दिखता है, चाहे अमेजन हो, चाहे जायरे वन हो, चाहे अमेजन वन हो, ये सारे जंगल्स जो है वो आपको विषुवत रेखा के नज़दीक ही दिखते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन? तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 1, 3 और 4 आंसर, यानी कि डी सही है आपका आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि विषुव की स्थिति होती है, विषुव, है ना, इक्विनॉक्स जिसको हम बोलते हैं, कि विषुव की स्थिति कब होती है। एक है 23 सितंबर के दिन, दूसरा 21 मार्च के दिन, तीसरा 21 जून के दिन, और चौथा 22 दिसंबर के दिन। तो विषुव की स्थिति कब होगी, जरा बताइएगा कि विषुव की स्थिति कब होती है। देखिए, विषुव की स्थिति जो है वो 2 बार होती है ना, 2 बार होती है। सूरज जो है विषुवत रेखा पर 2 बार आता है। एक आप देखें कि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर के दिन जो है आपको दिखेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।
और सूरज दक्षिणी गोलार्ध से जब उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो यहाँ पर आकर के ये 21 मार्च के दिन रुकता है। इसको कहते हैं जो है, आप यहाँ पे देखिएगा 21 मार्च के दिन बसंत विषुव, और 21 जून से जब सूरज विषुवत रेखा पर आता है तब हो जाता है 23 सितंबर, है ना, इसको हम कहते हैं शरद विषुव। ठीक, तो विषुव की स्थिति 2 बार होती है, 23 सितंबर के दिन और 21 मार्च के दिन। तो आप देखेंगे कि 1 और 2 आपको सही मिलेगा, तो ऑप्शन सी सही मिलेगा, यानी कि इक्विनॉक्स 2 बार होता है। ठीक है, कब? 21 मार्च के दिन बसंत विषुव और 23 सितंबर के दिन शरद विषुव, ये याद रखेंगे। क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाएं किस विशेषता को प्रदर्शित नहीं करती? पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कौन सी विशेषता को प्रदर्शित नहीं करती हैं? तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि कौन सी विशेषता को प्रदर्शित नहीं करती पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाएं। देखिए ऑप्शन 1 में है कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ऑप्शन बी है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। ऑप्शन 3 है कि अक्षांश की संख्या 360 होती है। और ऑप्शन 4 है अक्षांश रेखा तापमान को दर्शाता है। इसमें से कौन ऐसा जो है पॉइंट है जो आपको अक्षांश रेखा की विशेषता नहीं बताता है? बताइए। देखिए अब इसको चलते हैं, इसको ऐसे समझिए कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। देखिएगा आपको कि पृथ्वी पर खींची गई टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत पालिएगा। पृथ्वी पर कुल अक्षांशीय वृत्त है ना, अक्षांशीय जो वृत्त हैं वो है 181 और अक्षांश रेखा जो है रेखा है 179। अक्षांशीय वृत्त 181, अक्षांश रेखा 189। अच्छा, अब अक्षांश रेखा बिल्कुल समानांतर है ना, तो ये तो सही है, पहला पॉइंट से अक्षांश रेखा समानांतर, एक काल्पनिक रेखा है, समानांतर रेखा है। दूसरा कहता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। बिल्कुल होती है असमान, क्योंकि देखिए विषुवत रेखा के नज़दीक 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो होता है 110.5 किलोमीटर, और जैसे जैसे अक्षांश रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ता है इसकी दूरी में वृद्धि हो जाती है, और ध्रुवों पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हो जाती है 111.6 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि अक्षांश रेखा के विषुवत रेखा के नज़दीक 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 110.5 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी दूरी बढ़कर के 111.6 किलोमीटर हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की आकृति जियाड की तरीके से है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 360 है, एक गलत है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 या फिर 181, जो ऑप्शन में रहे आपके हिसाब से। अक्षांश रेखा का तापमान को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं दर्शाता है। अक्षांश रेखा समय को दर्शाता है। अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा तापमान, बिल्कुल सही बात है, मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट। अक्षांश रेखा तापमान को दर्शाता है। तापमान को कैसे दर्शाता है? देखिए विषुवत रेखा पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ पे तापमान अधिक है, और अगर कोई 70 डिग्री 80 डिग्री अक्षांश पे खड़ा है तो यहाँ पे तापमान कम है। तो बिल्कुल अक्षांश रेखा तापमान को दर्शाता है, ये भी सही है। यानी कि 4 सही है, 2 सही है और 1 सही है, तो 1, 2 और 4 सही है। आपको मिल जाएगा कहीं 1, 2 और 4, यहाँ पे आप आ जाइए, ये है आपका 1, 2 और 4, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है आपको कि भूकंपीय तरंग जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए पहला है कि पी तरंगों की गति सबसे कम होती है। पी तरंगों की गति सबसे कम होती है। ऑप्शन दूसरा है कि एस तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है। तीसरा है कि एल तरंग सबसे खतरनाक होते हैं। और चौथा है कि एस तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलते हैं। तो बताइएगा कि भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है।
देखिए जो भूकंपीय तरंगें होती हैं ना, भूकंपीय तरंगें पी, एस और एल होती हैं। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ की पी तरंगें जो है इसकी गति सबसे कम होती है, एक गलत है। पी तरंगों की गति जो है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक गति होती है इसकी। पी तरंगों की कितनी होती है? तो 7 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पी तरंगों की गति, यानी कि सबसे अधिक गति होती है इसकी। अच्छा, जो पी तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है, पी तरंगे। और पी तरंगे जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है पी तरंगे, ठीक। अच्छा, अब आइए जो है एस तरंगे, है ना। एस तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है, ये गलत है। एस तरंगों की जो गति होती है वो आपको 4 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। एल तरंगे खतरनाक होती है, ये बिल्कुल सही है। एल तरंगे खतरनाक होती, इसकी गति जो है 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और एस तरंगे ठोस, द्रव और गैस में तीनों में चलती, ये गलत है आपका, क्योंकि एस तरंगे केवल और केवल कहाँ चलता है? ठोस में चलता है, ठीक। ये जो एस तरंगे होती है उसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि कौन कौन सही है? एक सही है, सॉरी पी जो है हाँ, पी तरंगे तो आपका पहला गलत है। दूसरा, एस तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है, ये भी गलत है आपका। एल तरंग खतरनाक होती है, ये सही है। और एस तरंग ठोस, द्रव, गैस में चलती, तीनों में चलती, ये गलत है। तो आपका 3 सही है, केवल 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही आपका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से हाँ सही कथन का चयन कीजिए। आप एक बार इसको देखिए, 1 मिनट। चलिए चलिए इसको प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है कि एस तरंगों की छाया क्षेत्र 103 डिग्री तक होती है। ऑप्शन बी है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र 143 डिग्री से 103 डिग्री के बीच में होता है। और सी है इनमें से कोई नहीं, और डी है एक से अधिक। तो बताइएगा इसमें सही ऑप्शन क्या है। देखिए जो भी पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है या आईएएस वगैरह का एग्जाम होता है उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए मान लीजिए कि ये जो है पृथ्वी है और एक कोर है। जो जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आता है तो इस प्रकार से आपको तरंगे देखने को मिलती है, ये एस तरंगे हैं, ठीक है। और पी तरंगे वो चूंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों में पार हो जाता है, तो पृथ्वी के कोर, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो कोर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर का मतलब आंतरिक कोर और बाह्य कोर। जो बाह्य कोर है वो द्रव से
भरा हुआ है, यानी कि पिघला हुआ मैग्मा से भरा हुआ है, और अंदर का जो कोर है वो ठोस है। तो जैसी पी तरंगे इसमें चलती है तो अपने मार्ग से हट जाती है। तो याद रखिए जो एस तरंगे हैं वो 103 डिग्री तक जाती हैं, और ये जो आप देखें कि एस तरंगे जो है से लेकर के पी तरंगे यहाँ तक पहुँचती हैं। आपने देखा होगा ना कि अपवर्तन का नियम जब आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है प्रकाश, या फिर किसी भी कोई भी तरंग तो अपने गति से डेविएट कर जाता है। तो यहाँ पर भी वही होता है, पी तरंगे 143 डिग्री के यहाँ पे पहुँचता है। तो याद रखें कि एस तरंग यहाँ भी है 103 डिग्री पर, और तो एस तरंगों की जो छाया क्षेत्र है वो 103 से 103 के बीच में होता है। पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है 143 से 103 के बीच में होता है। तो ये दोनों आपका सही है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कौन सा, एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन सही आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, कहाँ खींची गई है? प्रश्न है कि प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से, कि अफ्रीका से। देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कितना है? 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। ये कहाँ से गुजरता है? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरता है, प्रशांत महासागर से गुजरता है। ये कौन से जलडमरू मध्य से गुजरता है? तो ये गुजरता है बेरिंग जलडमरू मध्य से, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य किसके बीच में है? तो यह है अलास्का प्लस रूस। ये देखिएगा, अलास्का पहले रूस का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इसको अमेरिका ने खरीद लिया, तो ये अलास्का यूएस का पार्ट है, और रूस जो है, रूस तो खुद ही है। तो रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग जल डमरू मध्य है, तो यहाँ से गुजरता है। अच्छा, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो आप कह सकते हैं कि अटलांटिक का पार्ट है, अंटार्कटिक और अंटार्कटिका, आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव का पार्ट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी है कि हाँ, अब देखिए कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है ना। पूर्वी देशांतर रेखा भी है और पश्चिमी देशांतर रेखा भी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अच्छा, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो, उसकी आकृति कैसी है? एस की आकृति की तरीके, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना। अगर कोई 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर जाता है तो दिन बढ़ जाता है और घट भी जाता है। अगर कोई 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर जाए, पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाता है तो दिन बढ़ जाता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो दिन घट जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। उसमें देखिएगा अटलांटिक ओशन का है, अच्छा, दुनिया का, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, और उसके बाद जो है हिंद महासागर है, ठीक है। इस महासागरों की संख्या जो है मुख्य रूप से 5 है, लेकिन विशेष रूप से 3 ही है। 5 कौन? आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, जिसको अंध महासागर, जिसको दक्षिण महासागर भी हम लोग बोलते हैं। तो विशेष रूप से 3 ही है, क्योंकि महासागर होने के कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए जो बाकी 2 महासागरों में नहीं है, ये 3 महासागरों में है, ठीक। तो ये इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महाद्वीपों के अलग होने के क्या कारण हैं, है ना। महाद्वीपों के अलग होने के कारण बताइए। निम्नलिखित में से महाद्वीपों के अलग होने का क्या कारण है? ऑप्शन 1 है कि ज्वालामुखी विस्फोट होना, ऑप्शन बी है विवर्तनिकी क्रिया, ऑप्शन सी है चट्टानों के बलन एवं भ्रंशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो महाद्वीप अलग क्यों हुए हैं? देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो वेगनर ने दिया था। कब? 1912 ईस्वी में, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि एक सिद्धांत और है, वो है समुद्री नीतल प्रसरण सिद्धांत, जिसको कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना। तो समुद्री नीतल प्रसरण सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो वो समुद्री नीतल प्रसरण सिद्धांत जो है वो दिया था हेरी हेस, ठीक है। और एक सिद्धांत और है संवहन धारा सिद्धांत, है ना। इसको किसने दिया था? इसको दिया था आर्थर होम्स ने। ऐसा पूछेगा, आर्थर होम्स, है ना, आर्थर होम्स ने दिया था। तो वेगनर ने दिया था कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। क्लियर है? तो इसमें महाद्वीपों का जो अलग होना एक ही प्रक्रिया का परिणाम है, वो है कौन सा? विवर्तनिकी प्रक्रिया, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रिया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ज्वालामुखी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ज्वालामुखी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन एक है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। ऑप्शन बी है ज्वालामुखी का सबसे अधिक विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय पेटी में होता है। ऑप्शन सी है कि सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। और ऑप्शन 4 है कि हिमालय एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें से सही कौन है वो आपको चुनना है। हाँ, इसमें सही कौन है जो चुनना है। ज्वालामुखी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है ना। देखिए, पहला कहता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। बिल्कुल, लगभग 80% से 90% जो है क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। दूसरा है कि ज्वालामुखी का सबसे अधिक विस्फोट परिप्रशांत महासागर में होता है। बिल्कुल, परिप्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। बिल्कुल होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो परिप्रशांत महासागर की जो पेटी है वो एक्टिव है। तो बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कहता है सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। बिल्कुल माउंट कोटोपैक्सी है, क्योंकि इसकी माउंट कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 5,897 मीटर है। 97 मीटर है। ठीक है, आगे कहते हैं हिमालय ज्वालामुखी पर्वत है, जो गलत है। हिमालय एक बलित पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है। तो याद रखिएगा, यानी कि 3 ऑप्शन आपका सही दिखता है, तो 1, 2, 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के कोर के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। सत्य नहीं, असत्य बताना है। पृथ्वी के कोर के संदर्भ में असत्य कथन कौन है। कहता है कि कोर का घनत्व 13.5 है, यानी 13.5 है। दूसरा है कि आंतरिक कोर ठोस है। तीसरा है कि कोर की गहराई 2900 से 6371 मीटर तक है। कौन सा कथन आपको सही दिखता है, सॉरी कौन सा गलत कथन है। देखिए, कोर का जो घनत्व है, आप देखें कि पृथ्वी ये है और पृथ्वी के अंदर कोर है ना। पृथ्वी सबसे पहले ऊपर पट्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। कोर 2 भाग में बटा हुआ है, बाहर कोर और अंदर का कोर। कोर की गहराई बिल्कुल 2900 से लेकर के 6300 तक, हाँ 2900 से लेकर के 6371 मीटर तक है, सॉरी 71 किलोमीटर तक है ना। अगर इसको हम बांट देते हैं 2900 से 5150 किलोमीटर और 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये 2951 से लेकर के 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक ये है पिघला हुआ, यानी कि इस कोर को हम कहते हैं, हाँ पिघला हुआ कोर, पिघला हुआ कोर है। और जो अंदर का कोर है उसको कहते हैं ठोस कोर है ना, ठोस कोर है। तो बिल्कुल आप देखें कि इसका जो घनत्व है, कोर का जो घनत्व है वो 13.5 सीसी है। और आंतरिक कोर ठोस है, बिल्कुल ए वाला कोर ठोस है। और कोर की गहराई 2900 से 6300 किलोमीटर है। ए भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, एक से अधिक। ठीक, अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन है। निम्नलिखित में से हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन है। ऑप्शन है कि ड्रमलीन है, टील मैदान है, एस्कर है, पुलीन है। कौन है हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो देखिए, ड्रमलीन भी है, टिल मैदान भी है, एस्कर भी है, पुलिन, इसमें पुलिन नहीं है। पुलिन का मतलब होता है बीच, है ना, पुलिन का मतलब होता है बीच। तो बीच जो है वो समुद्र से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, देखिए जैसे बीच जो है, भारत में भी 10 बीच है, 10 बीच है जिसको हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त है। दुनिया में 4000 ऐसे बीच हैं जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त है। भारत में केवल 10 ही हैं, जिसमें सबसे फेमस बीच है उसका नाम है राधानगर बीच। राधानगर बीच ये है कहाँ, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। उसी प्रकार से कोवलन बीच, कोवलन बीच जो है आपको जो है ये क्या कहते हैं कि यहाँ ऐसे बहुत सारा बीच है ना। जैसे ये है एक बीच है
भूल गया उसका नाम, हाँ कोवलन बीच तमिलनाडु में है जी, कोवलन बीच तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा बीच है, जैसे कि राधानगर बीच अंडमान निकोबार में हो गया, उसी प्रकार से जो है शिवराजपुर बीच जो है वो गुजरात में आपको दिखेगा, है ना। और जो मतलब एक बीच और है उसका नाम है कासरगोड बीच, कर्नाटक में है। पदुबिद्री बीच, पदुबिद्री बीच जो है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में ही है। और एक है ईडन बीच जो पुंडुचेरी में है ना। तो इतने सारे जो बीचेज हैं वो आपको दिखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है कि मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल का न्यूनतम तापमान -80 डिग्री तक होता है। ऑप्शन 3 है कि वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। और ऑप्शन 4 है कि ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है ना। तो इसको आप एक बार देखिए, प्रश्न कहता है कि मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल का न्यूनतम तापमान -80 डिग्री होता है। और तीसरा है कि वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। और 4 है कि ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है। देखिए इसमें आप सत्य कथन को चयन करना है। तो बिल्कुल है, ये देखिए मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, बिल्कुल होती हैं। क्षोभ मंडल जो है आप देखें कि पृथ्वी है और ऊपर का जो वायुमंडल है, तो क्षोभ मंडल पृथ्वी से सबसे सटा हुआ वायुमंडल है, जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती है। वर्षा से लेकर के जितना भी मौसमी घटना होता है, वर्षा, बादल, वर्षा मतलब जो तूफान वगैरह है, सारा इस क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। अच्छा, क्षोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई में वृद्धि और कमी होती रहती है। आप देखें कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है ना। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा है कि क्षोभ मंडल में आप देखें कि ध्रुवों पर इसका तापमान -45 डिग्री हो जाता है, कहीं कहीं 40 डिग्री भी देता है, -45 डिग्री। और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री हो जाता है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। कहता है कि वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। बिल्कुल, वायुमंडल संवहन धारा सिद्धांत के तहत ही गर्म होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है, ठीक है। अगर ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, तो ओजोन परत जो है वो मध्य मंडल में नहीं है, वो समताप मंडल में है। समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। और समताप मंडल में देखिए, समताप मंडल की जो मोटाई है वो आपको दिखेगा जो है 18 से 50 किलोमीटर के बीच में आपको समताप मंडल दिखेगा। और 30 से 35 किलोमीटर के बीच में आपको दिख जाएगा कौन, तो ओजोन मंडल, है ना। ओजोन मंडल का सूत्र क्या होता है, O3 होता है ना। ओजोन मंडल को नष्ट करने वाले बहुत सारे गैसेज होते हैं, जैसे CFC होता है, HFC होता है, तो ये सारे ओजोन मंडल को नष्ट करने वाले गैस हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। ऑप्शन 1 कहता है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी है कि भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी है कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और ऑप्शन डी है यानी कि 4 है कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व के 19% है। इसमें आपको सही कथन चुनना है, कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है। 7वां सबसे बड़ा देश है ना, 7वां सबसे बड़ा देश है ना। इसके पहले कौन है, तो रूस सबसे बड़ा है ना। रूस के बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, कहीं कहीं देखिए कहीं कहीं उलट भी जाता है, कहीं अमेरिका आ जाता है, उसके बाद कनाडा आता है। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपको मिल जाएगा ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया आता है 7वें नंबर पे, ठीक। आगे देखिए, तो भारत की पूरी तरह उष्णकटिबंधीय इस देश में क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत कैसा है और दक्षिण भारत कैसा है। तो कर्क रेखा के उत्तर में भारत जो है समशीतोष्णकटिबंधीय यानी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। अगर ऐसा आप डिफाइन कर दो तो फिर आपको उल्टा लगाना है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, बिल्कुल करता है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, 8 राज्यों से कर्क रेखा, कौन कौन, झारखंड, गुजरात,
जो झारखंड है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है ना, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, जो है आपको त्रिपुरा है और उधर मिजोरम है। तो 8 राज्यों से। इधर देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या 19% है, जो गलत है। भारत की कुल जनसंख्या वो है 17.5%, जो पूरे विश्व का जनसंख्या है, और ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला तो गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। तो आपको दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल बी ऑप्शन सही आपको मिलेगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। विषुवत रेखा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। विषुवत रेखा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन, हाँ, प्रश्न ऑप्शन में है कि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन बी है कि विषुवत रेखा के आसपास मौसम नहीं होते। ऑप्शन सी है कि यहाँ तापमान एवं वर्षा अधिक होती है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइए कि विषुवत रेखा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पहला कहता है कि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, बिल्कुल करता है। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा कहता है विषुवत रेखा के आसपास मौसम नहीं होता। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, इसके आसपास बिल्कुल मौसम नहीं होता। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं क्या? डोल ड्रम। डोल ड्रम, ये जो क्षेत्र है वो 0 से 5 डिग्री से कहीं कहीं आप 10 डिग्री तक लेके जाते हैं इसको। तो ये 10 डिग्री दोनों तरफ जो है क्षेत्र है, डोल ड्रम का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर मौसम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक खूब बाष्पीकरण होता है, क्योंकि तापमान अधिक होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वर्षा हो जाता है, तो यहाँ पर मौसम नहीं होता, सालों भर तापमान अधिक रहता है। यहाँ कहता है कि तापमान एवं वर्षा अधिक होती है, बिल्कुल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ऑप्शन 1 है ध्रुवों पर, ऑप्शन बी है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी है कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी है मकर रेखा पर। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरतम बिंदु कौन है? भारत के उत्तरतम बिंदु कौन है? सबसे उत्तर में भारत का कौन बिंदु है? तो एक है, ऑप्शन ए है कि इंदिरा कौल है, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है गुहार मोती, ऑप्शन डी है आपका कि किविथु। तो उत्तर में सबसे कौन बिंदु है? उत्तर में देखिए कि सबसे उत्तर में है इंदिरा कौल। कहाँ है? सियाचिन में। सियाचिन कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख में। कब से लद्दाख में शुरू हो गया? ये हो गया 2019 से, है ना। 31 अक्टूबर 2019 से, जब जो है जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन करके क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जब से जो है सियाचिन आ गया है लद्दाख में। तो पहले पूरा का पूरा जो लद्दाख है, लेह लद्दाख है, वो सब कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, और फिर हम लोग मिलेंगे कल 9 बजे से। मैं डेली लाइव आता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।